हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है जफीर आलम वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब कंप्लेनेंट जफीर आलम ने एफआईआर की थी 2025 में जहां पे उन्होंने मनीष नाम के एक व्यक्ति और उनके साथ काफी सारे लोगों पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए। आर्सन, मिसचिफ बाय फायर, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, कॉमन इंटेंशन जैसे चार्जेस लगा के एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब मनीष जी को मार्च 2025 में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और सेशंस कोर्ट ने उन्हें बेल पे रिलीज कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गए थे, चार्जशीट भी फाइल हो गई थी, अक्यूज्ड काफी टाइम कस्टडी में ऑलरेडी बिता चुके थे, तो कोर्ट को लगा कि भाई अब बेल पे छोड़ देना सही रहेगा। स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस, जो जनरल बेल कंडीशंस होते हैं कि भाई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल नहीं, विटनेसेस के साथ कोई इन्फ्लुएंसिंग नहीं, मतलब नथिंग दैट कैन इंटरफेयर विद द प्रोसीडिंग्स और द आउटकम ऑफ द केस। सो ये सारी कंडीशंस लगा के उनको बेल पे रिलीज कर दिया गया। अब जफीर आलम इस रिलीज से खुश नहीं थे। उन्होंने क्लेम किया कि अक्यूज्ड अपने एसोसिएट्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज, स्टेटसेस, पोस्ट्स डाल रहे हैं जिसमें वो अपनी बेल को अपनी रिलीज की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, माला पहन रहे हैं और इस तरह के विजय गीत वाले सॉन्ग्स लगा रहे हैं और इस तरह से he is doing that while he is flaunting the weapons, and by those statuses, by those posts, मैसेजेस, नॉट मैसेजेस बट पोस्ट स्टेटसेस और जो भी कुछ होता है सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू ये फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, तो ये मुझे इंटिमिडेट कर रहे हैं। दिस इज एन इनडायरेक्ट मैसेज, दिस इज एन इनडायरेक्ट थ्रेट टू मी वेयर ही इज वेरी एविडेंटली शोइंग कि तुमने देखो मेरे खिलाफ एफआईआर भी की, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैं तो बेल पे फिर से बाहर आ गया। ठीक है, और ये वेल्ड थ्रेट्स हैं, दिस थ्रू दिस स्टेटस ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि you're still not safe, that I am still quite capable of doing what I intended to do in the first place, और इसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे तुम, even if I do it। और उन्होंने कहा कि भाई ये इससे मेरे घर में, मेरी लोकेलिटी में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, डरा सहमा रहता हूँ, बिकॉज द पर्सन हु evidently set fire to my house is roaming about free in the society, not good, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि एक जो को एक्यूज्ड है एफआईआर में जिसका नाम था, वो सपोजिडली उनके घर के बाहर रात में था, टहल रहा था मतलब ही वाज आउटसाइड हिज हाउस एलिजिडली। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की अंडर बीएनएसएस टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंड था वो ये था कि भाई कोई फ्रेश कंप्लेंट या कि कोई थ्रेट या इंटिमिडेशन की कोई कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं की जफीर आलम ने, कोई एविडेंस भी नहीं है जो डायरेक्टली अक्यूज्ड की इस मैसेज को या इस इंटेंशन को शो करे। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि भाई थ्रेट किया गया है, कंप्लेनेंट को डराने की कोशिश की है, उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की है। कोई स्क्रीनशॉट जो फर्निश किए कंप्लेनेंट ने जफीर आलम ने, उससे भी ऐसा कोई मैसेज तो सामने नहीं आ रहा। मतलब ही इज जस्ट हैप्पी दैट ही इज रिलीज्ड बट नथिंग एल्स, नथिंग अदरवाइज दैट मे एक्चुअली प्रूव द विम ऑफ जफीर आलम, कि जो उनका वहम है कि ये इनडायरेक्टली मुझे बताना चाहता है कि देखो ये बेल पे बाहर आ गया, राइट। तो ये दिस इज अ वेल्ड इंटिमिडेशन, वेल्ड थ्रेट। सो वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग थ्रू दीज स्टेटसेस। कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस है ही नहीं जहां पे बेल के कैंसिलेशन को जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, अब यही बात अब कोर्ट में डिस्कस की गई डिटेल में कि क्या बेल को वाकई कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि अक्यूज्ड जो है, विक्टिम जो है सपोजिडली, वो टेरर में है, वो विम्सिकल हो रहा है, वो डर रहा है कि भाई अक्यूज्ड वापस बाहर आ गया है और ये अब मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा, ये मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। while he was in custody I could have assumed safety, but now that he is out I cannot live peacefully। तो क्या ये एक बेसिस बन सकता है बेल को कैंसिल करने का? विक्टिम की इनसिक्योरिटी, उसकी विम, उसका टेरर, उसका ट्रॉमा, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है बेल के कैंसिलेशन को कंसिडर करने के दौरान। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेल का रिजेक्शन नॉन बेलेबल केस में एट इनिशियल स्टेज एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल ऑलरेडी ग्रांटेड हैव टू बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद अ डिफरेंट बेसिस। अगर आप
नॉन बेलेबल केस में बेल को रिजेक्ट कर रहे हो या फिर बेल को जो ग्रांट कर दी गई है उसे कैंसिल करने की बात कर रहे हो, तो उसे बहुत अलग अलग एंगल से कंसिडर करना पड़ता है। बहुत कोजेंट ओवरवेलमिंग का सर्कमस्टांस होना जरूरी है अगर आप ऑलरेडी ग्रांट की गई बेल को कैंसिल करने की बात करते हैं। तो कोर्ट ने नोट किया, जनरली स्पीकिंग द ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल आर ब्रॉडली इंटरफेयरिंग और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद ड्यू कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इवेजन, ये हैं जनरल ग्राउंड्स जो हैं कि भाई इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कोर्स के साथ, ठीक है, या फिर ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को इवेड या अटेम्प्ट टू इवेड किया गया है, या फिर जो अक्यूज्ड को कंसेशन ग्रांट हुआ है लिबर्टी का उसको अब्यूज किया गया है। कोर्ट ने होल्ड किया दैट द आर्ग्यूमेंट दैट द अक्यूज्ड और हिज एसोसिएट्स सेलिब्रेटेड देयर रिलीज on bail by uploading videos, status messages on social media cannot be the ground for cancellation of bail without there being any specific threat or intimidation. सोशल मीडिया पे उसने कुछ भी पोस्ट किया हो, कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है जो ये शो करता हो कि वो वाकई कंप्लेनेंट को, विक्टिम को डराने की कोशिश कर रहा था। अगर वो डराने की कोशिश कर भी रहा था तो वो स्टेटसेस और पोस्ट्स इस थ्रेट को क्लियरली रिवील नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किए गए हैं वो रिकॉर्ड पे पेश तो किए गए हैं, लेकिन इन स्क्रीनशॉट से विजिबल नहीं है कि अक्यूज्ड इंटिमिडेट करने के इरादे से इन सारी चीजों को अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रहा है। कोर्ट ने होल्ड किया कि बेल को सिर्फ इसीलिए कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें से एक को अक्यूज्ड कंप्लेनेंट के रेजिडेंस के बाहर विटनेस किया गया था। कोर्ट ने नोट किया, एडमिटेडली नो कंप्लेंट हैज बीन मेड टू द पुलिस रिगार्डिंग एनी थ्रेट और एनीथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग। कोई मटेरियल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे इन एलिगेशंस को सब्सटैंशिएट किया जा सके या फिर विक्टिम के विम को, उसके ट्रॉमा को जस्टिफाई किया जा सके। किसी की लिबर्टी जो हमने ऑलरेडी ग्रांट कर दी है विद ड्यू कंसिडरेशन उसे वापस छीन लिया जा सके, क्योंकि वो वही पूछेगा कि आप मेरी बेल को क्यों कैंसिल कर रहे हैं। आपकी जो बेल, आप कंडीशंस, जिन कंडीशंस के ऊपर आपने मेरी रिलीज को ग्रांट किया था वो कंडीशंस तो मैंने वायलेट नहीं की है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरी बेल को कैंसिल, क्यों मुझसे वापस ले रहे हो लिबर्टी। भाई चलो न्याय विक्टिम के साथ है लेकिन न्याय प्रणाली अक्यूज्ड के भी साथ है, स्पेशली जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। दोष सिद्ध होने तक वो निर्दोष है, ही इज innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, and we cannot just lock him up forever just because the victim is scared. That is not warranted. That is not how our justice machinery works. एक whim पे बिना किसी evidence के, बिना किसी proper examination के, बिना किसी supervening, cogent, overwhelming substance के हम किसी की bail, already granted bail को cancel नहीं कर सकते, and this application was rejected. So like I said, this is a very valid point. क्या एक victim का टेरर, उसका ट्रॉमा एक कोजेंट राउंड बन सकता है, ग्राउंड बन सकता है बेल कैंसिलेशन के लिए? देखो शॉर्ट में अगर मैं आंसर करूं तो बन सकता है। विक्टिम का ट्रॉमा, उसका टेरर, उसका डर, उसकी इनसिक्योरिटी बिल्कुल बन सकता है एक बहुत ही वायबल ग्राउंड टू रिजेक्ट कैंसिलेशन, वो रिजेक्ट बेल। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में इसीलिए बेल डिस्क्रेशन के ऊपर दी जाती है, चॉइस के ऊपर नहीं, क्योंकि ये भी एक रेलेवेंट फैक्टर है कि वो विक्टिम जो ऑलरेडी डरा सहमा बैठा होगा उसके साथ हम किस तरह से न्याय कर पाएंगे अगर उसी की जिंदगी को खराब करने वाले व्यक्ति को हम सड़कों पे खुला छोड़ दें। तो ये तो जबरदस्ती उसे उसके टेरर का सामना करवा रहे हैं। व्हाई आर वी डूइंग दिस? व्हाई आर वी मेकिंग हिम स्केर्ड ऑल ओवर अगेन? व्हाई आर वी मेकिंग हिम रीलिव दैट टेरर ऑल ओवर अगेन? दैट्स नॉट फेयर। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन है ही नहीं कि भाई उसको, उसकी बेल को कैंसिल किया जा सके। अब बेल या तो हम देते ही नहीं, राइट, या तो हम इनिशियली बेल ना देते, लेकिन अब हम दे चुके हैं तो एक विम फैक्टर नहीं बन सकता उसको कैंसिल करने का, राइट। अ वेरी रेलेवेंट वैलिड केस लॉ इन योर आंसर, मेंशन इट, और आंसर आपका बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर निकल कर आएगा जहां पे आप सारे फैक्टर्स को कवर कर रहे हैं जो एक्चुअली कोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं, किए गए हैं, ठीक है। आप अपने आंसर को जब लिखते हैं तो आप अपनी फिलॉसफी पे एक लॉ का आंसर नहीं लिखते हैं, नो,
you substantiate it, you argue it like a lawyer, like a judge, क्योंकि जज भी जब आप बनेंगे तो आप अपनी विम पे, अपने नॉलेज पे नहीं देंगे जजमेंट, आप आर्ग्यूमेंट्स पे, लॉ के पॉइंट्स पे जजमेंट देंगे, और ये केसेस वही लॉ के पॉइंट्स को फॉर्म करते हैं, यही है आपका आर्ग्यूमेंट। एज एन एस्पायरिंग जज आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन केसेस के थ्रू कर रहे हैं। इसीलिए आपका आंसर बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे कि एक अथॉरिटी में, एक कमेंट्री में किसी चीज को समझाया गया होता है। एक एक लाइन रेफरेंस की तरह होती है। एवरी सिंगल लाइन, एवरी सिंगल एक्सप्लेनेशन इज टेकन sourced from a case law. The author is not citing things on a mere suspicion or a philosophical knowledge. No, he's citing it on proper grounds, which is the judgment, which is a judicial pronouncement, जो कि उस reference को, उस statement को substantiate करती है, establish करती है। तो आपका जो आंसर है वो established होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पुख्ता आंसर बन के तैयार होगा। उन्हीं आंसर से मार्क्स मिलते हैं और वही बच्चे फिर रैंक निकाल कर लाते हैं। ठीक है। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल? पावर टू कैंसिल बेल अंडर सेक्शन 480 clause 5 and section 483 clause 3 of BNSS should be exercised cautiously because cancellation infringes upon an individual's liberty. Cancellation refusal से अलग है। Very cogent overwhelming circumstances are necessary for cancellation. General grounds cancellation के broadly क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ और दिस इज द केस। इन सेक्शंस को आप पढ़ें। कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज आर द अदर केसेस जिनको साइट किया गया। एसएस मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, महिपाल वर्सेस राजेश कुमार, ठीक है, एंड रुबीना जाहिर अंसारी वर्सेस शरीफ अल्ताफ फर्नीचर वाला। ओके, अब हम आते हैं अगले केस पे जिसका नाम है रिशिता कपूर वर्सेस विजय कपूर एंड अनदर। अब इस केस में क्या हुआ, पेटिशनर जो है वो विजय कपूर के बच्चे हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस पे झगड़ा है। तो फादर है विजय कपूर, मदर है नीलम कुमारी, दो बच्चे हैं रिशिता एंड सुचेत, ठीक है। रिशिता पीएचडी कर रही हैं एचपी एग्री यूनिवर्सिटी पालमपुर से। सुचेत अमृतसर की यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं। अब 2012 में मेंटेनेंस ऑर्डर आया था तीनों के फेवर में, मदर एंड चिल्ड्रन, जहां पे मैजिस्ट्रेट ने कहा कि 2000 रुपए तीनों को मिलेंगे अलग अलग, है ना। फिर 2015 में इस मेंटेनेंस को बढ़ा दिया गया, इट वाज इंक्रीज टू 3000। 2017 के लोक अदालत में इसे और फर्दर एनहांस कर दिया गया, 4000 कर दिया गया। अच्छा, अब 2018 में फिर से 127 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के एनहांसमेंट की एप्लीकेशन को फाइल किया गया। प्रॉब्लम इज कि 2016 में रिशिता मेजर हो चुकी थी, 18 साल की हो चुकी थी, और 2020 में सुचेत 18 साल के हो जाते। मतलब जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई एनहांसमेंट की 2018 में, तब रिशिता तो मेजर थी लेकिन सुचेत माइनर ही था। खैर, अब इन चीजों को कंसिडर करते इशू यही थे कोर्ट के सामने कि क्या वो बच्चे जो मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं, 18 साल पार कर चुके हैं, उनको फादर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो लेजिटिमेटली अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब सेक्शन 144 है बीएनएसएस, याद रखना, मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं फादर से। दूसरा, अगर मेजर होने के बाद वो मेंटेनेंस लेते रहे हैं तो क्या वो फादर अपने बालिग बच्चों से उस मेंटेनेंस का रिफंड क्लेम कर सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये केस लॉ, इसीलिए कि एक नई चीज सामने आती है। अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे वहां पे आ जाते हैं, ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 125 सीआरपीसी जो कि 144 बीएनएसएस है, मेंटेनेंस एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करता है माइनर चिल्ड्रन और मेजर चिल्ड्रन ओनली इन सिचुएशंस वेयर दे आर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। लेकिन ये एक समरी रिलीफ है, इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट में एरर क्या हुआ कि दोनों बच्चों को 2018 में ही मेजर मान लिया गया, व्हेन दे weren't बोथ मेजर। सिर्फ रिशिता मेजर थी, रिशिता 18 साल की थी, लेकिन सुचेत 18 साल का अगले 2 सालों में होता। तो फैमिली कोर्ट को अगर रिशिता का मेंटेनेंस ऑर्डर डिनाई करना ही था तो सुचेत का नहीं करना चाहिए था। पूरे ऑर्डर को इन इट्स एंटायरिटी डिनाई कर देना, रिजेक्ट करना वाज रॉन्ग इन लॉ, इट वाज अ मिस्टेक। अच्छा, सेक्शन 125 जो है
वो मेजर अनमैरिड डॉटर्स को कवर नहीं करता। मेजर अनमैरिड डॉटर्स फादर से मेंटेनेंस या फादर के ऊपर डिपेंडेंट ही रहती है। हमारे देश में तो है ही ये सिचुएशन, मतलब बहुत सारे देशों में यही सिचुएशन है कि मेजर अनमैरिड डॉटर्स जब तक की शादी नहीं होती जनरली फादर्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं फादर्स पे वो। अब हालांकि सेक्शन 125 इज नॉट कंसिडरिंग और टेकिंग दैट सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन, बट ऐसा नहीं कि इन क्लेम्स को लॉ में कहीं जगह ही नहीं दी गई है। सेक्शन 20 क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में इस चीज के लिए प्रोवाइड किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे मेंटेन करना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि बच्चा बालिग हो गया कि नहीं, ये डिपेंड करता है फादर के अपने मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशंस पे। जिस दिन बच्चा 18 का हो जाए उस दिन बच्चे के ऊपर से माँ बाप को हाथ हटा लेना चाहिए। हमारा समाज उस हिसाब से नहीं बनाया गया है। बच्चे के एजुकेशन को सपोर्ट करना, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल बनाना एक फादर की मोरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट इज द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज को ही इस तरह से बनाया गया है। तो अगर कोर्ट रिफंड डिमांड्स को एंटरटेन कर देते हैं तो ये पूरा सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल कंस्ट्रक्ट, सोसाइटल वैल्यू सब कोलैप्स हो जाएंगे। एक इक्विटी, कंसाइंस सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की अपसर्ड रिक्वेस्ट्स को तो एंटरटेन किया ही नहीं जा सकता। बाकी चलिए 125 या 144 BNSS में एक मेजर अनमैरिड डॉटर को रिलीफ नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एजुकेशन को अब खुद ही सपोर्ट करे, ये उसका बर्डन नहीं है। वो जब तक अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर लेती, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पिता की ही जिम्मेदारी है और उस पिता को उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक लॉ नहीं करने को कह रहा तो दूसरा लॉ तो कह रहा है, दैट इज HAMA, राइट। और डॉटर को कहा गया कि आप 125 के रास्ते से ना जाएं, आप 20 क्लॉज 3 के रास्ते से जाए। तो ये है केस, ठीक है। Court observed that at the time of filing the enhancement application on 2/7/2018, the daughter had already attained majority while son was still a minor. कोर्ट ने होल्ड किया कि फैमिली कोर्ट ने एक एरर कमिट किया है बाय रिजेक्टिंग द son's claim for enhancement entirely instead of allowing it until he attained majority. कोर्ट में इस मेंटेनेंस को डिनाई करने की कोई इन्फर्मिटी नहीं दिखाई दी क्योंकि सेक्शन 125 एक्चुअली इज साइलेंट ऑन मेजर डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स, बट देयर इज अ रेमेडी अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि बेटे को तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए एनहांस्ड 8,000 रुपए महीने का, और जो अरियर्स हैं अगर वो नहीं पे किए गए, अरियर्स के साथ मिलना चाहिए। अगर वो पे नहीं किया गया, जैसे मतलब 18 का वो हुआ और बाप ने देना बंद कर दिया, तो उसी डेट से आप वो पे करना शुरू करेंगे। उससे पहले से अगर पे करना बंद कर दिया तो एरियर्स के साथ 8,000 महीना लगा के पे कर दीजिए। रूल किया कोर्ट ने कि फादर even if the father had voluntarily paid maintenance to his children after they attained majority, he would not be entitled to recover or adjust such amount, citing his moral obligations as a father to support children completing their education. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रिजेक्शन ऑफ मेंटेनेंस क्लेम्स अंडर सेक्शन 25 CRPC आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी बच्चों को कोई लीगल राइट उनसे छीन नहीं लेती है। इट शैल नॉट बार, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इट शैल नॉट बार द चिल्ड्रन फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस और राइट्स इन देयर फादर्स एस्टेट अंडर अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। If one provision is not giving you a remedy, you can choose another one which gives you a remedy. ठीक है, लॉ आपको सपोर्ट करता है, इस सिचुएशन में लॉ सपोर्ट करता है। मेंटेनेंस राइट्स अंडर डिफरेंट लॉज पढ़ लेते हैं हम। सेक्शन 129 जो कि अब सेक्शन 144 है, मेंटेनेंस माइनर चिल्ड्रन, मेजर चिल्ड्रन इफ दे सफर फ्रॉम फिजिकल मेंटल एबनॉर्मैलिटी डज नॉट प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस टू मेजर अनमैरिड डॉटर्स। Section 26 Hindu Marriage Act deals with custody, maintenance and education of minor children during and after matrimonial proceedings but covers only minor children. Section 26 है ये HMA का। Section 20 Clause 2 Hindu Adoptions Maintenance Act provides that legitimate or illegitimate children may claim maintenance from parents as long as the child is minor. 20 Clause 3 creates an obligation to maintain an unmarried daughter who is unable to maintain herself out of her own earning or property irrespective of her age. ठीक है, तो डॉटर के पास एक बहुत वैलिड क्लेम है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती।
144 BNSS पता ही है आपको, इज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस प्रोविजन है, जिससे डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट किया जाता है, फाइनेंशियल हार्डशिप को प्रिवेंट किया जाता है, जो कि अक्सर हम स्पाउस, चिल्ड्रन और एल्डरली पेरेंट्स में देखते हैं। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है कि वो मंथली मेंटेनेंस ग्रांट करे या इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करे या फिर प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस को ग्रांट करे टू वाइफ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति से पैसा लेके जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है अपने आप को मेंटेन करने के और बीवी बच्चों को भी मेंटेन करने के लिए, लेकिन कर नहीं रहा, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा। ये स्टैट्यूटरी फीचर सेक्शन 144 क्लॉज 1, मैजिस्ट्रेट को पावर है मंथली मेंटेनेंस ऑर्डर करने की वाइफ एंड चिल्ड्रन को। सेकंड प्रोवाइजो टू 144(1), मैजिस्ट्रेट को अलाउ किया जाता है टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोविजन प्रोसीडिंग्स। थर्ड proviso to this section 144 clause 1 directs that interim maintenance application should ideally be disposed of within 60 days from the date of service of notice, वरना वही उसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। 144 clause 2 maintenance may be payable either from the date or as the magistrate deems fit। 144(3) नॉन पेमेंट से डील करती है। 144 में डिस्क्वालिफिकेशन है, जहां पे एक वाइफ मेंटेनेंस ले रही थी लेकिन अडल्ट्री में रहने लगती है, हस्बैंड के साथ बिना किसी जस्टिफिकेशन के रहने से मना कर देती है, उसको मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है। बाकी प्रोसीजरल क्लैरिटी जो है वो 145 क्लॉज 2 में दी गई है। ठीक है, तो ये थे आज के केसेस। तो आप सब अपना ख्याल रखें, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।